आज का जो टॉपिक है वो आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इसमें जो है हम लोग ज्यादा कैलकुलेशन वाला कोई काम नहीं करेंगे। इसमें एंजॉय वाला काम करेंगे थोड़ा। और उन क्वेश्चंस को लेंगे जो जिनके लिए ना जो मोस्टली लोग जो है वो एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं। और उनका जो मैं कहूंगी तो मिलता नहीं है उनको उसका हल जो है। और आप आराम से आज के बाद अपनी अपनी कुंडलियों में सभी की सिचुएशंस देख पाओगे। और ये जो आपको पार्ट मैं बता रही हूँ ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है। जिनके पीछे से आवाज आ रही है प्लीज म्यूट कर लीजिए, मैं बार बार बीच में नहीं बोलूंगी। बिकॉज मुझे बात करनी होती है तो फिर मैं म्यूट कर दूंगी तो फिर बात नहीं हो पाएगी। ठीक है जी। सो आप लोग सभी जानते हो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इस मंथ एंड से। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो करिए, और उसी का ही एक छोटा सा पार्ट आप लोगों को आज मैं करवाने वाली हूँ कि कैसे हम लोग वैदिक में बहुत सारी चीजें जो है वो बहुत इजीली। और ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पॉसिबल है और कहीं पे भी नहीं है। आप जितना मर्जी जो है वो कुछ भी सीख लीजिए। जो मेन फीचर है वो यहीं से स्टार्ट होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम अपनी लाइफ के जो जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, जितने भी, चाहे वो मदर से हो फादर से हो, जितने भी रिश्ते हमें जिंदगी में मिलते हैं, दोस्त यार, छोटा भाई बड़ा भाई, ठीक है, जेठ, देवर, ननद, भाभियां, बहुत सारा कुछ, आपके दामाद, आपके बहुएं, बहुत सारा कुछ जिंदगी में हमें मिलता है। और हम लोग कई बार ऐसा करते हैं अपनी जिंदगी में कि जैसे कि आपकी मान लीजिए कि बेटी की शादी होनी है और आप क्या सोचते हो कि उसकी कुंडली मिलाई आपने कहीं पे, और आपके दिमाग में ये आ गया कि ठीक है तालमेल बहुत अच्छा है तो सही रहेगा शादी। लेकिन बाद में पता चलता है कि आपके साथ ही उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मतलब कि सास के साथ नहीं बनी और ससुर के साथ नहीं बनी। राइट। और वो बंदी जो है वो आके 2 से 4 दिनों में कहीं ना कहीं सेपरेट हो गई, या फिर आपके जो भी दामाद है। ये सब मैंने क्यों बोल रही हूँ कि ये बहुत छोटी सी चीजें हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ तो छोटी चीज है, लेकिन हमारी जिंदगी तो सारी इसके इर्द गिर्द ही निकलती है। सारी जिंदगी इन्हीं रिश्तों के इर्द गिर्द निकलती है ना। आज के समय में अगर मेरे पास 10 कंसल्टेशन डेली आ रही है ना, तो उसमें से ऑलमोस्ट 6 कंसल्टेशन इस बेस पर होती हैं कि मेरा फलाने से रिश्ता ठीक नहीं है। वो कब ठीक होगा, मेरे पति के साथ मेरा रिलेशन अच्छा नहीं है, कोई सेपरेट हो रहा है, कोई किसी भी तरीके से पार्टनरशिप में धोखा खा रहा है। ये सारा कुछ आप लोगों को कहीं और किसी की कुंडली में देखने की जरूरत है नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ कि 1% का भी चार्ट आपकी फैमिली में अगर एक्यूरेट है, 1% का भी, आपको कभी बीटीआर कराने की जरूरत नहीं है। आपको कभी भी कुछ कराने की जरूरत नहीं है। आप एक ही चार्ट के बेस पर पूरे खानदान का आप जो है ना छोटी छोटी चीजें आराम से निकाल सकते हो। हम लोग कुंडली भी शेयर करेंगे यहाँ पे। और आप लोग भी अपनी अपनी कुंडली अपने पास रखिए, क्योंकि जो टिप्स और जो मैं टेक्निक्स आपको हो सकता है इनमें से काफी मेरे जो है वो नॉलेजेबल लोग भी बैठे होते हैं तो वो लोग जानते हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल भी नहीं जानते। सो मेरे लिए तो दोनों ही जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जहां भी मैं भूलूं आप लोग बता सकते हो कि आपने ये चीज नहीं बताई है, आप लोग ऐड कर दो, पूरा हक है आप लोगों को। तो हम लोग पहली चीज कि जब सबसे पहले शादी का रिश्ता ही ले लेते हैं कि मैरिज होती है हर हर इंसान की एक जब बच्चा पैदा होता है ना, तो जिस दिन से वो पैदा होता है जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो माँ बाप की इच्छाएं पहले होती हैं पढ़ाई की, कि उसकी पढ़ाई कैसी होगी, फिर उसके बाद उसकी जॉब कैसी होगी, फिर उसके बाद उसका जीवन साथी कैसे होगा, फिर उसकी ग्रोथ कैसे होगी। सारी लाइफ पेरेंट्स की जो है वो इसी चक्रव्यूह में निकल जाती है। अब इसको हम लोग अगर आप अपने बच्चे के बारे में एवरीथिंग जानना चाहते हो तो मैंने आप लोगों को एक वीडियो डाला हुआ है, देखना वीडियो उस पे जाके। कि पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस बच्चे की कुंडली अपने साथ या अपनी कुंडली आज तक जो आप देखते आए हो, आपकी वो कुंडली सही है कि नहीं वो कैसे पता लगे। तो आपके बच्चे का लगन जो है ना, उसके प्लैनेट का लगन या उसका कनेक्शन आपके 5th हाउस से, अगर वो पहला चाइल्ड है तो उसका कनेक्शन पहले आपके 5वें घर से होना चाहिए, वो अगर पहला चाइल्ड है।
वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, नक्षत्र बेस पर हो सकता है कहीं से उसको एस्पेक्ट कर रहा हो उसके लगन को, XYZ कुछ भी। इसी का उल्टा कर लो कि आपके बच्चे का चार्ट है, तो मदर का हाउस होता है फोर्थ हाउस, तो इट मीन्स कि उसके फोर्थ हाउस से आपका कनेक्शन होना चाहिए। अगर आपके चार्ट का कनेक्शन उसके फोर्थ हाउस से नहीं हो रहा, तो इसका मतलब मदर का चार्ट जो है वो गलत है। इसी तरीके से आप फादर का रेक्टिफिकेशन करना चाहते हो, तो फादर का जो है, ऑलमोस्ट हम लोग, कई लोग 9th हाउस लेते हैं, बट मैं कहूंगी 10th हाउस लीजिए, क्योंकि वो फोर्थ अगर मदर है तो उसका ऑपोजिट जो है मदर का, फादर 10th हाउस होगा। तो आप लोग अपने चार्ट में अगर देखना चाहते हो कि फादर का प्लैनेट जो 10th हाउस आपके बच्चे का है, अगर उसका कनेक्शन फादर के चार्ट के साथ नहीं होता बच्चे का, तो इट मीन्स फादर का चार्ट गलत है। तो ये कुछ बहुत सिंपल तरीके हैं देखने के कि आपका चार्ट ठीक है कि नहीं, क्योंकि सारी कहानी तो वहां से एक्यूरेट होगी ना, जब आपको ये पता हो कि ये जो हम कुंडली पढ़ने जा रहे हैं ये कितने परसेंट ठीक है। और ये जब से मैंने चीजें आजमानी शुरू की, तो बहुत सारे ना सोल्यूशन आराम से निकलने शुरू हो गए। तो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मुझे अपना बहुत बहुत समय तक जो है मेरा बर्थ टाइम जो है वो एक्यूरेट नहीं था, तो एक अंदाजे से बनाई गई कुंडली थी। तो उसका मैंने फिर सोल्यूशन जब निकाला था काफी साल पहले कि कैसे पता लगे कि मेरी कुंडली ठीक काम कर रही है, मैं जो कर रही हूँ वो ठीक है। तो मैंने देखा कि जब मेरा फर्स्ट चाइल्ड हुआ, तो उसका मैंने फिर जो उसके थ्रू मैंने अपना चार्ट असल में एक्यूरेट किया। तो मैंने देखा कि उसके चार्ट में जो मेरा लगन है, आप लोग सभी जानते हो स्कॉर्पियो है, तो स्कॉर्पियो का लॉर्ड कौन हुआ? मंगल हो गया ना। तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं मंगल का कनेक्शन जो है उसके चार्ट के साथ अगर होता है, कैसे होगा? लगन को देख रहा हो, लगन में बैठ जाए, उसके फोर्थ हाउस में बैठ जाए, फोर्थ का कनेक्शन कहीं पे उसके साथ हो गया, तो इट मीन्स कि मेरा और चार्ट उसका मैच हो गया। और दूसरा क्या था कि मैं अपने चार्ट में अगर देखूं तो बृहस्पति 5वें घर में आता है, तो इट मीन्स कि मेरे चार्ट में, चार्ट के अकॉर्डिंग बृहस्पति का रोल मेरे बच्चे के फर्स्ट हाउस के साथ आना चाहिए, चाहे वो कहीं से भी देखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब मैंने देखा, बहुत हैरानगी मुझे इस बात से हुई कि जब वो हुआ तो उसके बाद उसके चार्ट में जो मंगल है उसके लगन में ही बैठा हुआ है। ठीक है। तो इट मीन्स कि एक कंफर्मेशन हुई कि मेरा और उसका जो है कहीं ना कहीं रिलेशन तो है। दूसरा, जब मैंने अपने चार्ट से देखना चाहा कि क्या मेरा चार्ट सही काम कर रहा है, उसका तो सही कर रहा है कि मदर का प्लैनेट उसके साथ कनेक्ट हो गया। लेकिन जब मैंने अपने चार्ट पे देखा तो उसका जो चार्ट बन के आया उसमें बृहस्पति, जो मेरे 5वें भाव का लॉर्ड है, उसका बृहस्पति उसको, उसके लगन को देख रहा है। तो वो स्पष्ट हो जाता है कि एक माँ और बेटे का, ठीक है, पिता और पुत्र का, किसी भी तरह का, पति पत्नी का, हर जने का अगर इस तरीके से कनेक्शन नहीं मिल रहा है, तो वो चार्ट गलत है 100%। हस्बैंड वाइफ 1 और 7 से देखे जाते हैं हमेशा। आप लोग देखो अपने अपने चार्ट में, अगर किसी को भी डाउट हो, आप लोग बीटीआर में बहुत पैसा लगाते हो, कई लोग तो मेरे सुनने में आया कि 50-50 हजार रुपए देते हैं बीटीआर कराने का। मैं आपको कह रही हूँ फ्री में देखो, 5 मिनट में देखो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपके 7th हाउस का जो लॉर्ड है, चाहे वो D1 का हो चाहे वो D9 का हो, उसका कनेक्शन आपके जो लाइफ पार्टनर है उसके लगन के साथ होना चाहिए। और आपका जो स्पाउस है उसके 7th हाउस का कनेक्शन आपके लगन के साथ होना चाहिए। अगर ये दोनों का कनेक्शन नहीं है, तो या तो आप हस्बैंड वाइफ नहीं हो, या फिर आप दोनों के चार्ट गलत है। समझ में आई ये बात? और मैंने बहुत सारे लोगों के चार्ट इसी तरीके से ठीक किए हैं, उनको ट्रीटमेंट भी दिया, और उसी तरीके से उनका जो मैंने रेमेडीज भी, आज तक कई लोगों को इसी वजह से नहीं लगती है कि कहीं ना कहीं उनका चार्ट ही सही नहीं होता है ना, हम रेमेडी किसी और भाव की करते जा रहे हैं। आज का जो मेन सेशन जो मैंने ये रखा है, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोग जानते हो कि सबसे ज्यादा जरूरी चीजें क्या होती हैं? कारक जो होते हैं, किसी भी कारक किसको बोलते हैं? जो सिग्निफिकेंट प्लैनेट्स होते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए आपको बड़े सारे मैं कहूंगी पड़ाव से निकलना पड़ता है। और जो लोग इसमें महारत हासिल करते हैं, और जो लोग कहते हैं कि हमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी पूरा जो है वो रिजल्ट नहीं आता, तो मेरे हिसाब से वो बहुत ही गलत कहते हैं। आपकी एस्ट्रोलॉजी की कोई भी ब्रांच हो,
सबके सब आपको एक सही दिशा निर्देश देते हैं। अगर आप वहां नहीं पहुंचे हैं तो ना तो वैदिक का कसूर है, ना लाल किताब का, ना BNN का। आप गलत जगह से जा रहे हो, आप उसको ट्रैक नहीं कर पाए। मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी की चीजों में देखा है कि जितनी एक्यूरेसी है उतनी अभी तक मैंने किसी भी चीज में एक्यूरेसी नहीं देखी। लोग आज के समय में क्या करते हैं ना, शॉर्टकट चाहते हैं, हर चीज का शॉर्टकट चाहिए। लाल किताब में क्यों इंप्रेस होते हैं लोग, कि निशानियां हैं, कि यहाँ बैठा है तो ये वाला प्लेनेट यहाँ है तो ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा, सो कॉल्ड वो बहुत सारी चीजें जैसे देखते हैं तो उनको इम्प्रेशन अच्छा लगता है कि भाई ये तो बड़ा आसान है, ये तो बड़ी जल्दी हम क्लाइंट को इम्प्रेस कर सकते हैं। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है कि आपको षटबल भी देखना है, आपको भाव भी देखने हैं, आपको कारक भी देखनी है, आपको मैं कहूंगी कि हर तरह का योगा भी देखना है। मैं ये नहीं कहती कि आप लोग इसी को सीखो, लेकिन अगर आप महारत हासिल करना चाहते हो ना तो आपको वैदिक बहुत जरूरी है आनी। क्योंकि अगर आप माँ के पास नहीं पहुंचे और उसके सब्स्टिट्यूट के पास आप पहुंचते रहे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं भटक जाएंगे जिंदगी में। एक बार इस नॉलेज को जरूर लेना चाहिए। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं आज रिश्तों पे। तो सबसे पहले, आप में से ज्यादातर लोग सारी जिंदगी कुछ रिश्तों से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। कौन से रिश्ते? जब किसी इंसान की शादी होती है, मैरिज होती है, तो सबसे ज्यादा उस लड़की को एडजस्टमेंट करने में अपने ससुराल में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सच है ना ये तो। आज तक आप में से किसी ने देखा है कि ना स्ट्रगल करना पड़ा हो किसी लड़की को या किसी लड़के को मैरिज के बाद? कोई केस आया आपके सामने आज तक? किसी के सामने तो हैंड रेज करिए कि भाई शादी हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, बहुत बढ़िया, सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा था और चल रहा है इतने सालों से। कोई है केस तो प्लीज मुझे बताइए। नहीं है किसी के पास। अब उसके कारण ढूंढेंगे आज हम कि क्यों नहीं है। और एक ही भाव जिसको आप मल्टीपल तरह से यूज कर सकते हो, मल्टीपल तरह से, हजारों तरह से यूज कर सकते हो। अब कई लोग यहाँ पे क्वेश्चन ये करेंगे कि फिर हम एक ही भाव में हम अगर सारी चीजें देखेंगे तो फिर हम कंफ्यूजन नहीं हो जाएगी उसमें? और हमें कैसे पता लगेगा कि वो किसको खराब कर रहा है, किसको ठीक कर रहा है? तो इसका आंसर ये होगा कि आपको प्रॉब्लम किस चीज से आ रही है। आपको सिर्फ उसके विद रिस्पेक्टिव उस भाव को देखना है। जैसे आप लोग सभी जानते हो फर्स्ट हाउस जो है वो आपको रिप्रेजेंट करता है, आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन फर्स्ट, आप लोग जितने भी लोग आज तक सुनते हो कि शादी टूट गई, तलाक हो गया, आप लोग ज्यादातर क्या बोलते हो? सेवेंथ हाउस मेलेफिक होगा तो शादी टूटी है, यही बोलेंगे ना हम लोग, कि सेवेंथ हाउस के लॉर्ड के साथ या सेवेंथ हाउस में मेलेफिक्स होंगे तो शादी टूटेगी। लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। रियलिटी ये है कि शादी करने वाला पर्सन कौन है, सबसे पहले तो ये देखना चाहिए। शादी करने वाले तो आप हो। तो आपको नहीं लगता कि आपका लगन अगर अफ्लिक्शन में है, अगर आपके लगन का नक्षत्र लॉर्ड अफ्लिक्शन में है, तो पहली बात तो आपकी शादी में रुचि नहीं होगी। दूसरी बात, आप शादी जैसे बंधन को शायद अच्छे से निभाने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तीसरी बात, शादी तोड़ने में आपका बहुत बड़ा हाथ रहेगा। स्पाउस की बारी तो बाद में आएगी। शादी की किसने है? वो तो आपने की है ना। मर्जी किसकी हुई है? आपकी विचारों से जो है वो सब कुछ हो रहा है, आपके सामने हो रहा है। जब भी आपका किसी भी रिलेशन के लिए आपको देखना है तो लगन लॉर्ड की उपस्थिति देखिए कि वो किस भाव में हो रही है। अगर वो अफ्लिक्शन में है तो आपको लाइफ टाइम अपने लाइफ के हर एरिया में प्रॉब्लम आने वाली है। बहुत बड़ी बात बता रही हूँ। लगन लॉर्ड कौन है? आप हो। आपके पास एक नेगेटिव पावर है, आपके पास पॉजिटिव पावर है, वो डिपेंड करता है आपकी क्वालिटीज पे। जब भी आपका लगन का स्वामी कहीं पे भी अफ्लिक्शन में आएगा वो आपकी शादी भी तोड़ सकता है, आपका व्यापार भी तोड़ सकता है, आपकी
सबसे रिश्ते भी खराब कर सकते हैं, आपको बीमार भी कर सकता है। आपकी जिंदगी में जितने बड़े उतार चढ़ाव होंगे वो कौन लाएगा? वो आपका लगन लॉर्ड रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए। इसको और बारीकी में देखिए कि अगर ये लगन लॉर्ड आपका पॉजिटिव हुआ तो आप हर तरह का रिश्ता अच्छे से निभाएंगे। शादी अगर टूटने की कगार पे आ भी गई 7th हाउस की वजह से, तो आप उसको निभाने की कोशिश करेंगे। आप हर तरीके से अपना कर्म और धर्म निभाने की कोशिश करेंगे, राइट? तो ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। अब आप लोगों में से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ मैं, कितने लोग हैं यहाँ पे जो मदर इन लॉ का घर जानते हैं? शादी के बाद जो सबसे बड़ा इशू खड़ा होता है वो मदर इन लॉ के साथ ही होता है। कितने लोग हैं, हैंड रेज करिए कि अपनी मदर इन लॉ का घर जानते हैं कि वो कौन सा है। यस सुजाता, बताइए। अनम्यूट करिए। मैडम क्या मैडम मदर इन लॉ का घर देखा है क्या, ये पूछ रहा हूँ? मैं कुंडली पूछ रहा हूँ। हाँ, कुंडली कुंडली। और क्या देखना है? आठवां आठवां। मुझे लगा एक्चुअल में घर देखा है क्या। एक्चुअल में तो देख ही लोगे जब शादी होगी, तो फिर क्या देखना? अभी कुंडली आठवां। नहीं 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 नहीं, आपकी कुंडली में कौन सा भाव है जो आपकी मदर इन लॉ को दिखाता है? आठवां आठवां। गलत है। सुनिए आगे। हाँ जी हरप्रीत, आप बताइए। 11th हाउस हो सकता है मैम, चौथा घर 8वें से, ये भी या गलत। 7वें से चौथा भी हो सकता है, 10वां। हो सकता नहीं है, कंफर्म बताओ। है। हाँ हाँ, 10वां ही है, हस्बैंड और उसकी मदर, 10वां। ठीक। तो इसका मतलब आपके, आप हुए फर्स्ट हाउस, तो आपका पार्टनर हुआ 7th हाउस, तो आपकी मदर हुई आपसे चौथा घर, तो आपके स्पाउस की मदर हुई 7वें से चौथा घर, राइट? अब आप लोग, आप आज के बाद जितने भी बच्चों की शादियां होनी है, ठीक है, या अपनी बहू के चार्ट में, अपने दामाद के चार्ट में आप अपनी स्थिति देखना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? उसका क्या देखोगे? 10वां घर देखोगे। अब जब उसका 10वां घर देखोगे, आप लोगों के कितने लोगों के बच्चों की शादियां वादियां हो चुकी? कोई है यहाँ पे जिनके बच्चों की शादी वादी हो चुकी हो? नहीं है। चलो ठीक है, आने वाले समय में देख लेना, कोई बात नहीं। या आपके कोई क्लाइंट हो, उनके चार्ट में देख लेना। जब आपके 10वें भाव में, अभी हम ये लगन की बात कर रहे हैं, अभी इसको और थोड़ा सा मैं और आपको करके दिखाऊंगी, इसको और डीप में लेकर जाऊंगी, अभी मोटा मोटा सीखो। 10वें भाव का, आपके बच्चे का जो 10वां भाव है, वो दिखाता है असल में आपकी कंडीशन को। अब जब आप देखोगे कि उस भाव में मैलेफिक्स हैं अगर, तो जैसे ही आपके बच्चे की शादी होगी, तो आपकी डॉटर इन लॉ या सन इन लॉ के साथ आपकी प्रॉब्लम्स चालू हो जाएंगी। तो क्या वो प्रॉब्लम्स पहले नहीं चालू हुई होंगी? शादी के बाद ही चालू हुई हैं? नहीं, पहले वो किसी और फॉर्म में चालू होंगी। मान लीजिए किसी के 10वें घर में सैटर्न केतु है, उस इंसान को बहुत बार अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अप डाउन्स देखे होंगे, उसने बहुत देखता होगा वो अपनी जिंदगी में। क्यों? क्योंकि 10वां घर जो है वो आपकी किस चीज को दिखाता है? प्रोफेशनल लाइफ को दिखाता है, प्रमोशन को दिखाता है, आपके स्टेटस को दिखाता है, राइट? है ना? अब यहाँ पे जब आपकी मैरिज होगी तो इस हाउस से जुड़ा हुआ एक और रिजल्ट पैदा हो जाएगा, जो नेचुरल है, शादी के बाद ही एक्टिव होगा ना। शादी से पहले सास कहाँ से आएगी? तो जैसे ही मैरिज होगी तो हम क्या बोलेंगे? यही शनि केतु ये भी दर्शाएगा कि जो इस पर्सन की सास होगी या मदर इन लॉ होगी, वो कैसी होगी?
साधु स्वभाव की हो सकती है, भक्ति प्रिय हो सकती है। केतु जहां पे आ जाता है, डिवोशन दिखाता है ना, बहुत मेहनती हो सकती है। सैटर्न केतु को बहुत नेगेटिव लेते हैं हम लोग कि काम छुड़वाता है, हमेशा नहीं छुड़वाता। जो काम के प्रति डिवोशन रखते हैं, काम को पूजा की तरह मानते हैं, उनके लिए सैटर्न केतु खराब नहीं होता कभी। जो लोग कर्म योगी, एक वर्ड सुना होगा, एक कर्म योगी, सैटर्न केतु इज कर्म योगी। तो मदर इन लॉ कैसी होगी? कर्म योगी होगी। और यहीं पे अगर किसी का जुपिटर आ गया 10th हाउस में, तो काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग तो ये डेबिलेटेड हो जाता है। राशि चार्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिए, किसी का जुपिटर है अगर अच्छे राशि में है, तो मदर इन लॉ जो है वो बहुत रिलीजियस होगी, गुरु टाइप होगी, कंसल्टेंट हो सकती है, टीचर हो सकती है, किसी बड़े धर्म से जुड़ी हुई हो सकती है ना, किसी धार्मिक ट्रस्ट से जुड़ी हुई हो सकती है। राशि को ऐड करिए। अगर यहाँ पे चंद्रमा हुआ, तो मदर इन लॉ जो है वो क्वीन की तरह बैठ के राज करना चाहेगी। उसको क्वीन लाइफ चाहिए। सास बैठ के कहेगी मेरे को कुछ नहीं करना भाई, तू ही बना के यहाँ पे मेरे को 2 परोंठे दे के जा, चाय पानी दूध सब गर्मा गर्म मेरे को परोसा जाए। क्योंकि चंद्रमा ना लस्ट का प्लैनेट है। शुक्र और चंद्रमा दोनों ही लस्ट के प्लैनेट है, असल में एंजॉय के प्लैनेट है, मजे के प्लैनेट है। आप देख लो, जिनके भी शुक्र 10वें घर में है, चंद्रमा 10वें घर में, सास से कुछ गुण मिलते हैं कि नहीं मिलते? आप लोग अपनी अपने चार्ट्स में मुझे देख कर बताओ जरा। अपने अपनी सास का तो पता है ना आप लोगों को? बताओ जरा देखकर। अपने अपने 10th हाउस में देखिए और देखकर मुझे बताइए कि मदर इन लॉ ऐसी थी या नहीं थी। भाई सब किसी की भी सास नहीं है, किसी की भी मदर इन लॉ नहीं है, सरप्राइज है। 20 लोगों में से किसी की भी नहीं है। स्ट्रेंज। उषा जी ने खड़ा किया हाथ। हाँ जी उषा जी बताइए, कुछ तो बताइए। मैम चंद्रमा है मेरे 10th में। तो कैसा कैसा रहा है हिसाब किताब? बिल्कुल सही मैम। गुड है ना? ठीक है। हाँ जी। अभी तो बहुत बेसिक बता रही हूँ आपको, इसको और डीप लेकर जाना, और डीप। अभी तो सासू माँ की आपने बाहर की क्वालिटी को पकड़ा, अभी इसकी अंदर की क्वालिटी को भी पकड़ेंगे, जरा 2 मिनट रुक जाइए। शैलेश जी बताइए। हाँ मैम, मेरी तो जो है वहाँ पे 9th राशि बैठी हुई है। तो ओके। मेरी सास जो है हालांकि पढ़ी लिखी इतनी नहीं है, हम्म। पर कहते हैं ना जैसे गुनी हुई अधिक है। गुणी है ना, और धार्मिक है, गुणी बहुत है। हाँ, रिलीजियस होंगी। रिलीजियस भी है मैम। जैसे क्या होता है ना कि जैसे कहते हैं ना व्यवहारिक ज्ञान काफी है, हम्म। पढ़ी उतनी नहीं है। जैसे नॉलेजेबल लेकिन जैसे कह लो कि जैसे हाँ। कि पढ़ना कोई जरूरी नहीं होता। 9 नंबर का मतलब होता है सीधा सीधा कि ज्ञानी बंदा होगा, पढ़े लिखे से तो हम्म। उसका कुछ है नहीं है। राइट। अब दूसरी पोजीशन आप ये भी देख सकते हो कि वो जुपिटर जो है आपका, अगर जुपिटर बताया ना आपने, हाँ, तो वो जुपिटर आपका बैठा कहाँ जाके? ठीक है, अगर किसी का वहां पे प्लैनेट नहीं बैठा, प्लैनेट से तो सीधा सीधा कहानी आपके सामने आ जाएगी। अगर वो प्लैनेट नहीं बैठा है, वो जाके कहाँ बैठा हुआ है, उसके बेस पर भी आपको उसकी स्टोरी समझ में आएगी सासू माँ की। और उसको समझने में आपको अब आज के बाद आसानी होनी चाहिए कि वो चाहती क्या है। आप उसको वो दे दोगे तो क्यों भिड़ेगी आपसे वो? है ना? हरप्रीत बताइए। मैम सेकंड नंबर राशि है वहां पे 10th हाउस में, और शुक्र जाके बैठा है 3rd हाउस में। हम्म।
तो फिर काफी बोल्ड है वो, जिद्दी और बोल्ड काफी ज्यादा है। तो अभी आपको समझ में आया क्यों है बोल्ड? क्योंकि थर्ड हाउस बोल्डनेस का ही तो है, प्रकर्म का है ना। तो वो कहीं भी खड़ी हो हम्म जाती होगी किसी से भिड़ने के लिए। हम्म, कि कहीं भी कहीं भी। ठीक है, आसान है। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग सभी जानते हो कि ये जो हमारा लगन चार्ट होता है, ये असल में आपकी जिंदगी का एक बाहरी पड़ाव है। बाहरी पड़ाव है आपका, लेकिन आपका जो असल में आपकी मंजिल को दिखाता है वो आपका D9 चार्ट है। आज की क्लास तो बेसिकली D9 चार्ट पे थी ना। तो आपका जो अंदरूनी पड़ाव दिखाता है, हमारी जिंदगी के ना दो चेहरे हैं समझ लीजिए। बाहरी चेहरा क्या है, D1 चार्ट है, और हमारा अंदरूनी चेहरा क्या है, वो D9 चार्ट है। इन दोनों में आपको अब जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत बार ऐसा होगा कि आपकी शादी हुई, सास या कोई भी रिश्ता, हस्बैंड, एनीबडी आपके ससुराल में, या आपके ब्रदर, या आपके जो भी रिलेटिव हैं आज तक जिंदगी में आए, हो सकता है कि जब आप छोटे थे उस समय उनका बिहेवियर कुछ और था, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हुए, जैसे जैसे आप मेच्योर हुए, जैसे जैसे आप अंडरस्टैंडिंग आपकी दुनिया के प्रति, दुनियादारी जो है वो बढ़ी, आपके प्रति उनका एटीट्यूड और आपका उनके प्रति एटीट्यूड जो है वो चेंज होना शुरू हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हरप्रीत ने बोला कि बोल्ड है, तो हो सकता है कि वो अर्ली एज में बोल्ड हो, लेकिन धीरे 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 उनका ये स्वभाव कुछ और चीजों में कन्वर्ट हो गया हो। किनका कन्वर्ट नहीं होगा? जिनका सेम ही चीजें चलेंगी, रिपीट होंगी। जैसे कि इनका 10th का लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठ गया, और फिर से अगर मैं बोलूं कि D9 चार्ट में 10th का लॉर्ड फिर से थर्ड से कनेक्ट हो गया, तो इट मीन्स कि वो लाइफ टाइम ही बोल्ड रहेंगी, कुछ भी हो जाए। अब यहाँ पे आपको और बारीकी में जाना है D9 चार्ट में। खूबसूरती क्या है D9 चार्ट की? अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये दो चार्ट पे मास्टरी करते हो, और ये इतना छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम इसको 1 घंटे में या कुछ करें, इस पे आप 10 क्लासेस भी कर सकते हो, इतना बारीकी से इसको पढ़ना चाहिए। D9 चार्ट में अब आप देखिए अपने अपने कि फर्स्ट आपका लगन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किसी का स्कॉर्पियो है, ठीक है। अब जब उस बंदे का जन्म हुआ तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि वो बहुत इंट्रोवर्ट होगा। वो इंसान जो है अपनी तरफ से कभी भी इनिशिएटिव नहीं लेगा, अपनी चीजों को छुपा के रखेगा, और उसका लगेगा कि भाई ये अपने बारे में कुछ बताता नहीं है, हिडन रखता है सब चीजें, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बंदे की बीतती है तो आप देखते हो कि वो पर्सन जो है वो बहुत बैलेंस्ड पर्सन है। वो जहां पे जरूरत होता है बोलता है, और जहां पे जरूरत नहीं होती वो फालतू नहीं बोलता, और सबको वो गाइड करके चलता है, और हर किसी के साथ नॉन पार्शियल बिहेव जो है वो करता है। अब ये जो नॉन पार्शियल बिहेवियर है, ये स्कॉर्पियो तो नहीं देता। तो इसका मतलब उसका D9 चार्ट में जो राइजिंग असेंडेंट होगा वो चेंज हो गया। आपकी अंदरूनी पर्सनालिटी को, शख्सियत को सिर्फ D9 का लगन चार्ट बताता है कि असल में आप कैसे होने वाले हो, असल में आप क्या चाहते हो। मैंने जैसे बोला कि एक फ्रूट ले लो, फ्रूट का जो बाहरी, एक संतरा समझ लो कि संतरे का बाहरी छिलका अगर उतार दें तो अंदर जो रसीला जो फ्रूट निकलता है ना, वो D9 चार्ट है। असल में आपकी पूरी लाइफ का असेंस जो है वो D9 चार्ट में है। D9 चार्ट आपके, अब कई लोग कहते हैं कि D9 चार्ट को पढ़ने से पहले, D9 चार्ट पढ़ने से पहले आपको जी पहले D1 पे महारत हासिल करनी चाहिए। बट मैं ये कहूंगी कि D9 चार्ट को पढ़ने के साथ साथ आप D1 पे भी महारत आसानी से हासिल कर सकते हो। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करके बराबर चलाओगे तो आपको बहुत जल्दी चीजें जो है वो समझ आने वाली, बहुत जल्दी चीजें समझ में आएंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि किसी का स्कॉर्पियो लगन है और उसका D9 चार्ट जो है वो लिब्रा साइन का हो गया, तो क्या लगता है आपको
ये पर्सन जो देखने में लगता है किसी से बात नहीं करता, रूड है, इंट्रोवर्ट है, बहुत हिडन नेचर का है, बहुत पेनफुल में रहने वाला है, तो आपको क्या लगता है वो सारी उम्र ऐसा रहेगा? असल में अगर उस बंदे के बारे में आपको प्रिडिक्ट करना है तो आपको लिब्रा के अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट करना चाहिए। आपको वो लगन चार्ट से बहुत बार मिसमैच चीजें मिलेंगी, लेकिन जो D9 चार्ट है वो कभी भी आपके साथ मिसमैच नहीं होता। 1000% वो चीज आपके साथ मैच होनी ही होनी है। तो जिसका कन्वर्ट हुआ है, आप लोग अब यहीं पे जो चीज, ये क्लास सीखने का या यहाँ पे बैठने का फायदा तभी है कि आप लोग साथ के साथ देखो अपने चार्ट में कि मैंने जैसे आपको बोला कि 10th हाउस में मैंने आपकी मदर इन लॉ के लिए बोला, फादर इन लॉ कैसे देखेंगे? 7th हाउस से काउंट करिए, 7th हाउस से 10th हाउस कौन सा हुआ? क्योंकि मदर के सामने ही तो फादर होना चाहिए ना, मदर के अष्टम में कहां से वो फादर हो जाएगा? तो आप लोग अब अपने 4th हाउस में D9 के 4th हाउस में देखिए, इसको पैरेलल देखेंगे हम लोग। पहले D1 में देखिए, 4th हाउस में अगर किसी के सैटर्न जैसा प्लैनेट, मंगल जैसा प्लैनेट, राहु जैसा प्लैनेट, केतु जैसा प्लैनेट, मेलेफिक्स अगर चौथे घर में हुए तो आपकी अपने फादर इन लॉ के साथ नहीं बनेगी। इसीलिए आप लोग देखना बहुत बार शादी के बाद लोगों को घर छोड़ के जाना पड़ता है। चौथा घर क्या है? आपका घर है ना। चौथा घर क्या है? आपकी मदर का हाउस भी तो है। आप लोग देखिए चौथा घर, अब यहाँ पे अभी हमने 10वें का थोड़ा सा अभी दोबारा से रिपीट करेंगे, पहले चौथे पे चलते हैं। फादर इन लॉ के साथ प्रॉब्लम क्रिएट क्यों हुई? शादी के बाद एक पर्सन आपकी लाइफ में हेल का काम करता है। क्यों कर रहा है? क्योंकि आपका चौथा घर अफ्लिक्शन में आया। आपके पीस ऑफ माइंड पहले ही गायब था। चौथा घर आपका अफ्लिक्शन में है, पीस ऑफ माइंड पहले ही गायब था। शादी हुई तो अब ये दूसरे पॉइंट से एक्टिव हुआ कि वही घर आपके फादर इन लॉ को भी डिनोट कर रहा था। तो अब प्रॉब्लम क्या हो गई? डबल हो गई। आज के बाद जब भी किसी की कुंडली के बीच, कुंडली में देखो आप किसी भी बच्चे के चौथे घर में बहुत सारे मेलेफिक्स हैं, वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी उसको अपने फादर इन लॉ के साथ सेटअप करने की। जैसे मेरे पास किसी का चार्ट था तो सैटर्न उनके 4th हाउस में है, उनके D9 चार्ट में भी फोर्थ हाउस के साथ शनि का कनेक्शन हो गया। वो पर्सन की 25 साल मैरिज को हो गए, आज तक भी उसके फादर इन लॉ के साथ क्या हुआ? अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई और उनको एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी छोड़कर किराए पे धक्के खाने पड़ गए। अभी भी वो किराए पे बैठे हुए, बच्चे जवान हो चुके हैं, लाइफ के स्ट्रगल जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। इसीलिए क्या बोलते हैं हम लोग, आज के बाद शायद आप लोग इस बात को समझ पाओगे कि क्यों बोलते हैं शनि जब चौथे में है तो घर जल्दी मत बनाइए, दिक्कत होगी आपको, आपकी लाइफ जो है वो खराब हो सकती है। शनि राहु केतु अगर चौथे में है, जिस दिन से ये लोग घर बनाएंगे उसी दिन से इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स का ढेर लग जाएगा। आप लोगों में से जितने भी लोग अभी तक नहीं समझ पा रहे थे कि ससुर से क्यों प्रॉब्लम है, सास से क्यों प्रॉब्लम है, आप D9 चार्ट में देख लीजिए। जिनका 10th हाउस D1 में मेलेफिक है उनका D9 में भी मेलेफिक हो गया, नीच का प्लैनेट आ गया। ठीक है, कुछ भी XYZ मेलेफिक्स आते हैं राशियों के अकॉर्डिंग, जैसे कि हम कोर्स में पढ़ेंगे ऊंच का नीच का। दिग्बली कोई प्लैनेट है या षटबल के अकॉर्डिंग वीक हो गया तो वो इंसान की जिंदगी निकल जाएगी, मदर इन लॉ उसकी कभी फेवर में नहीं आएगी। दूसरी चीज,
बहुत ब्यूटीफुल चीज आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, आपके 7th हाउस को आपके स्पाउस के साथ जोड़ा जाता है, तो इसको स्पाउस ही मत लीजिए, इसको वो पर्सन लीजिए जो आपको कंप्लीट कर सकता है, जो आपकी कमियों को पूरा कर सकता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि लगन 50% है, 7th हाउस 50% है, टोटल पर्सनालिटी 100% तब होगी। ऐसा क्यों बोला गया है? बिकॉज कि आप कोई भी दुनिया में मनुष्य कंप्लीट जो है अपने अंदर गुण लेकर नहीं आता, उसमें कोई ना कोई अवगुण जरूर होता है, कोई ना कोई कमी जरूर होती है। वो कमी कौन पूरी करेगा? वो आपका 7वां घर है, पूरा करेगा। आपको क्यों अट्रैक्शन होती है ऑपोजिट सेक्स की तरफ? जब एक छोटी एज के बाद 12, 13, 15 साल के बाद आप एक ऑपोजिट की तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हो। क्यों होते हो? क्योंकि आपके अंदर वो कमी है, आपके अंदर वो हार्मोन की कमी होती है। तो आप क्या करते हो? हम लोग बोलते हैं ना 14, 15 साल की एज में हार्मोन्स चेंज होने शुरू हो जाते हैं, तो आपकी अट्रैक्शन जो है वो कहाँ चली जाती है? अपने से ऑपोजिट में चली जाती है। बिकॉज जब हमारी बॉडी में किसी चीज की कमी होती है तो उसको ढूंढने के लिए वो चल पड़ती है। तो वो फिजिकल फॉर्म में भी ढूंढता है, वो खाने में भी ढूंढता है, वो हर तरीके से उस चीज को ढूंढेगा। और जब उसको वो परफेक्ट चीज मिलेगी तो वो अपने आप को कंप्लीट फील करेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैरिज जो है वो आपकी दो जनों की सिर्फ जो है वो शादी नहीं है, बल्कि दो परिवारों की भी शादी है, दो खानदानों की शादी है। आपकी मैरिज के बाद आपकी जिंदगी में कितने फायदे होने हैं, कितने नुकसान होने हैं, आप अपनी खुशियों में कितनी ज्यादा बढ़ोतरी पाते हो या डाउनफॉल पाते हो, आपकी जिंदगी के जस्ट बाद आपके छोटे बहन भाइयों की जिंदगी में क्या चेंज आने वाला है। 9th हाउस या किसी भी हाउस से 3rd हाउस, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, 7वां घर, 7वें से काउंट करिए, 7, 8, 9। तो ये हाउस क्या दिखाता है? आपके स्पाउस के छोटे सिबलिंग्स के बारे में। अगर आपके 9th हाउस में मैलेफिक्स है तो जैसे ही आपकी मैरिज होगी वैसे ही आपके छोटे सिबलिंग्स को कोई ना कोई समस्या आएगी। इसी को उल्टा ले लीजिए, 7th हाउस से 11th हाउस काउंट करिए, 5th हाउस हुआ, काउंट करिए सभी लोग। 7th हाउस से 11th हाउस, 5th हाउस हुआ। आप अपने जेठ या फिर अपने ब्रदर इन लॉ शादी के बाद देखना चाहते हो उनके साथ क्या संबंध रहेगा, अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा। तो आप देखिए जितने भी लोगों के 5th हाउस में मैलेफिक हैं, जैसे ही मैरिज होगी उनका पहला डिस्प्यूट किसके साथ होगा? ब्रदर इन लॉ के साथ होगा। और वजह क्या होगी? वहां पे बैठा हुआ प्लैनेट आपको बता देगा, वहां पे बैठी हुई राशि का तत्व बता देगा, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर है। तत्व जो है वो कोर है, जो सब्जेक्ट, जो प्लैनेट की पूरी जिसको कहते हैं कि उसकी इंटेंसिटी को चेंज कर सकती है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि 5th हाउस में मैलेफिक्स है तो इन लोगों को बोलिए कि अपनी पसंद से शादी ना करें, क्योंकि इसको शादी के बाद क्या दिक्कत आएगी। 7वें घर से 11वां घर आपकी शादी की स्टेबिलिटी को दिखाता है, आपकी शादी की फुलफिलमेंट को दिखाता है। पुराने समय में क्या होता था कि हम लोग सीधा 7वें घर को एक्टिव करते थे। 7वां घर यानी शादी हो गई, तो हम लोग उसको सफल बनाने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए अपने सारे फर्ज को अच्छे से निभाने की कोशिश करते थे। तो फिर हम लोग क्या कहते थे कि अगर हमारी शादी किसी लविंग पार्टनर या डिजायरेबल पार्टनर से नहीं भी हुई, लेकिन धीरे 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 आप उससे लगाव करना शुरू कर देते हो और कहीं ना कहीं वो आपके लिए बेनिफिट हो जाता है, आप उसको छोड़ नहीं पाते हो, आप हमेशा के लिए उसके साथ बंध जाते हो। यही हमारे पेरेंट्स ने किया, यही आज तक होता रहा कि हमने वो 11वां घर एक्टिव कब किया प्यार का? शादी के बाद।
और जो लोग शादी से पहले 5वां घर एक्टिव कर रहे हैं, तो फुलफिलमेंट तो आपने पहले ही ले ली भाई, फुलफिलमेंट तो आपने पहले ही ले ली ना। अब आपको क्या चाहिए? जो सुख, जो प्यार, जो मोहब्बत, जो आपको एसेंशियल्स चाहिए थे, आपने तो पहले ही ले लिए बॉयफ्रेंड से। अब क्या होगा? शादी करोगे, आप पहले ही भोग चुके हो उन चीजों को, पहले ही बहुत महंगे महंगे गिफ्ट लेकर उस चीज को एंजॉय कर चुके हो। शादी होगी, मजा ही नहीं आएगा, आपको वो पार्टनर बोरिंग लगना शुरू हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? होना ये चाहिए कि 7वें से 11वें को एक्टिव करना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? 5वें से 7वें को एक्टिव कर रहे हैं। इट मीन्स कि जब भी आप लव मैरिज करते हो तो 5वें घर को काउंट करिए, 7वें तक कितने नंबर पे आता है? 3 पे आता है। थर्ड हाउस, 5वें से 7th हाउस थर्ड हाउस पड़ता है ना। मतलब इसीलिए लव मैरिज करके आपको बहुत बोल्ड होना पड़ता है, पराक्रम जो है वो करना पड़ता है अपनी मैरिज को चलाने के लिए। और अगर आपका 5वें घर में बोल्ड प्लैनेट ना हुआ तो शादी छोड़ दोगे आप, लव मैरिज के बाद भी शादी तोड़ दोगे। समझ में आ रहा है कुछ? तो आगे चलूं? समझ में आ रहा है सबको? हैंड रेज तो करिए। कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? थोड़ा सा घूम तो नहीं गए ज्यादा? इंटरेस्टिंग है कि बोर है, पहले बताओ, नहीं तो फिर मैं शॉर्ट क्लास कर दूंगी ना उस हिसाब से, कि नहीं समझ में आ रहा तो शॉर्टकट करेंगे फिर। आप लोगों में से अगर किसी ने, 1-2 जनों ने भी लव मैरिज किया तो जरा हैंड रेज करिए। चलो किसी का और का नाम लेकर बता दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जब तक आप लोग उस चीज को रेक्टिफाई नहीं करेंगे, मजा नहीं आएगा पढ़ने का। यस सुजाता, बताइए। क्योंकि जब आप जवाब देते हो ना तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि मैं सही पढ़ा रही हूँ, नहीं तो मेरे को हाँ बोलते जी बोलते कई बार ऐसा लगता है कि मैं सही नहीं पढ़ा रही हूँ। हाँ जी मैम, बताइए। सही पढ़ा रहे हैं। हमें ही समझ नहीं आ रहा हो, हाँ तो सही पढ़ा रहे हैं। मैम मुझे, मैंने आपने जो बताया था ना कि इधर 5th में अगर मेलेफिक होंगे, जैसे मेरे राहु बैठा था, तो हाँ हाँ, मेरे ब्रदर इन लोग के साथ मेरी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी शादी के बाद। पर वो छोटा भाई है, देवर है। कोई बात नहीं, आप वहां पे साइन देखो कौन सा है, साइन भी तो मैटर करते हैं ना। राहु राहु था वहाँ 5 नहीं में, नहीं, राहु। तो 5 नंबर का साइन है। 12वीं राशि। राहु 12 नंबर का, नॉट गुड ना। अब जब राहु केतु की बात आती है ना तो वहां पे हम साइन का लॉर्ड लेते हैं, फिर वहां पे हम साइन का लॉर्ड लेते हैं। तब आपको वो प्रेडिक्शन समझ में आई, तो प्रॉब्लम समझ में आ रही है ना कि क्यों हुआ उसके साथ। तो अब वो अब आप 10th मेरे को, में जो नहीं तो आप मेरे को ससुर ये जी का बता बताओ। रहे थे। हाँ जी हाँ जी, बोलो बोलो। नहीं, वो ससुर जी का बता रहे 10th में, तो वहाँ मार्स तो है पर मून भी है, जुपिटर भी है, तो मेरी ससुर जी से तो बनती है, मेरी तो उन्हीं, वही सबसे मुझे अच्छे लगते हाँ तो मैंने तो बोला ही नहीं कि नहीं बनेगी, ऐसा तो नहीं बोला, हैं। लेकिन जैसे बोलता आप, मार्स, मार्स हो तो अगर वहां खाली पे, तो वहाँ खाली मार्स भी खाली है, मून। मार्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना किसी भी चीज के लिए। हाँ जी हाँ जी। आप खुद देखो ना, वहां पे जुपिटर बैठा है, मून बैठा है, तो ही इज वेरी लविंग पर्सन। हाँ जी हाँ जी, बहुत ज्यादा। 3 अति मित्र प्लैनेट बैठे हुए हैं आपके चौथे घर में, तो आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाला ही ससुर होगा भाई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सही है बिल्कुल। समझ में आई ना? यही चीज आपको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आज के बाद आपने ना तो देवर को, ना जेठ को, ना सास को, ना ससुर को, भाई किसी को गाली नहीं देनी, किसी को कुछ नहीं कहना। आपको जस्ट अपनी रेमेडी करनी है, उसका सुधार करना है, सब ठीक है। आपके चार्ट का प्रॉमिस है, आपके चार्ट का प्रॉमिस है
तो वो आपको दुख तो देगा, क्योंकि आपका कार्मिक रिलेशन बन गया उस हाउस के साथ। ठीक है, चलिए दूसरी चीज, जैसे मैंने आपको बोला कि किसी भी चीज की बारीकी को देखना है तो आपको D9 चार्ट में देखना पड़ेगा। आपके स्पाउस आपसे कितनी दूरी पे मिलेंगे। बहुत बार लोग जो है कहते हैं कि लाइफ पार्टनर मिलेगा कहाँ से, किस राशि का मिलेगा, किस तत्व का मिलेगा। तो आप अगर ध्यान से अपने चार्ट में देखेंगे, D1 में भी देखेंगे और D9 में भी देखेंगे, बोथ चार्ट्स को देखेंगे हमेशा हाई प्रिडिक्शन के लिए। आप ये देखिए कि रिश्तों के लिए या शादी के लिए दो प्लैनेट कारक होते हैं। एक है जुपिटर मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए जो है वो, सॉरी, मेल्स के लिए शुक्र है और फीमेल्स के लिए जुपिटर। लेकिन इसके साथ साथ तीसरा प्लैनेट भी कंसीडर करेंगे, मंगल बहुत रोल निभाता है, क्योंकि वो कालपुरुष कुंडली का पहले घर का लॉर्ड है, शुक्र का ऑपोजिट है वो सातवें घर का। तो वो हमेशा ही आपकी हिट लिस्ट में रहना चाहिए मंगल। खासकर फीमेल्स को अपने पति की एकमात्र सारी अगर चीजें देखनी है तो आपको मंगल बहुत कुछ बताएगा। पहले तो उसको D1 चार्ट में देखेंगे, लगन चार्ट में। आप मान लीजिए कि किसी का मंगल जो है वो जाके नीच का हुआ पड़ा है आपके D1 चार्ट में, लगन चार्ट में, चौथे घर में 4 नंबर राशि में है या फिर चौथे घर में है कालपुरुष के अकॉर्डिंग, तो नीच का हो गया ना मंगल। तो ऐसा बहुत बार होगा कि आपके पार्टनर को हो सकता है कि बहुत गुस्सा आए, बहुत वॉयलेंट हो, तोड़ फोड़ कर दे। लेकिन आप देखना वही मंगल आपका जाके जब D9 चार्ट में देखोगे तो वो एग्जॉल्ट हो गया, यानी कि 10 नंबर राशि में हो गया, या फिर वो 10th हाउस में चला गया, बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गया। अब ये मंगल आपकी, जहां पे आपको लगता था कि ये मेरी स्ट्रेंथ को खोने वाला है, लेकिन आपकी शादी के बाद आपका एकमात्र सहारा आपका पति होगा। फीमेल्स को अपने लगन चार्ट में ज्यादा ध्यान जो है वो देने के बजाय D9 चार्ट में आप मंगल की प्लेसमेंट को चेक करिए। वहां पे जैसा भी मंगल है वैसा ही आपके पतिदेव हैं, वैसी ही भूमिका है उनकी। अगर वो शनि मंगल वहां लेकर बैठे हैं, मंगल केतु लेकर बैठे हैं, तो आप ये जान लीजिए कि उसके साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रहने ही वाला है। इसी तरीके से मेल जो लोग हैं, जो जेंट्स हैं, वो वीनस को एकमात्र देखिए कि अगर कोई वीनस आपका बेशक उच्च का बैठा है लगन चार्ट में, लेकिन वो अगर D9 चार्ट में डेबिलेटेड हो गया तो भूल जाइए कि पति पत्नी का सुख आपको मिलेगा, वेल्थ का सुख आपको मिलेगा, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होने वाली है, बहुत सारे उतार चढ़ाव आपको देखने पड़े। यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। आप में से कौन जो है वो शेयर करना चाहेगा अपना डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि ये वीडियो जाएगी फिर यूट्यूब पर, और फिर मुझे नहीं कहना कि मेरा मत डालना, मेरा, या तो मैं अपनी तरफ से ले लेती हूँ, अगर आप लोगों को नहीं देना है तो मैं अपनी तरफ से एक ले लेती हूँ। देना है किसी को तो दे दो। ओके, क्योंकि पता नहीं होता ना, फिर आप लोग कहते हो कि मेरा नहीं डालना, मेरा काट दो, मेरा मत, तो देख कर दीजिए। मैं इसीलिए किसी को, एक सेकंड मैं जरा खोल लूं। आप लोगों में से जो भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। और उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हम लोग सीखने वाले हैं।
और जितना लोग समझते हैं ना, ये बहुत मुश्किल है। सो कॉल्ड लोग कहते हैं कि बोरिंग है वैदिक एस्ट्रोलॉजी जी। तो मैं आपको पढ़ा के दिखाऊंगी कि ये इतनी इंटरेस्टिंग साइंस है। दिख रही है सबको? श्वेता जी बताइए, कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं मैम, आपने डेट शेयर करने के लिए कहा था ना, तो वही दिया है। हाँ नहीं, एक मिनट, मैं पहले इनकी ले लूं फिर आपकी लेती हूँ। यस, हरप्रीत जी बताइए। हरप्रीत, डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। जी मैम, 13 सितंबर 1978। 1978। 7। हाँ जी। 78 ना? हाँ जी, 78, 1978। और टाइम है 4:35 AM मॉर्निंग का, एक 4:35। सेकेंड। 1978। हाँ जी, टाइम क्या बताया? 4। 4:35 AM। जगह बताओ। आप डाल दीजिए होशियारपुर। ओह शिट। ठीक है चार्ट आपका। हाँ जी ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि जब भी आप किसी का चार्ट देखते हो तो हम लोग जैसे बाकी सारे रिलेशंस के बारे में जानते हैं, आप अपनी लाइफ में सभी रिलेशंस के बारे में जानना चाहते हो। तो सिंपल सी बात है, जैसे मैंने बोला कि आपका लगन जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है आपकी जिंदगी में सारा कुछ कराने का। आप देखो कि आपका लगन जो है हरप्रीत, वो लियो साइन जो है वो निकल के आया। हम्म। ठीक है। अब एक मिनट में वैदिक के अनुसार बनाने दो, ये तो लाल लाल किताब से बन गई है। दिख रहा है सभी को? इनकी लगन कुंडली भी आ गई है सामने, और इनकी D9 चार्ट भी सामने आया है। दिख रहा है सबको? क्या दिक्कत हो रही है भाई? ठीक है। तो अब इनके चार्ट में आप देखो कि लियो लगन निकल के आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम हरप्रीत के बारे में पूरा प्रिडिक्ट करना चाहें तो इनका D9 चार्ट देखिए क्या निकल के आ रहा है। इनका D9 चार्ट है वो टॉरस में निकल के आ रहा है। तो वो क्या दिखाता है कि लियो साइन तो बाहर से दिखाता है कि शेर की तरह इंसान होगा ये। ठीक है, शेर की तरह होगा, और किसी को अपने आगे नहीं टिकने देने वाला रिसोर्सर होता है ना, जो बिजनेसमैन होता है, और हर चीज को बढ़ चढ़ के, और नॉन पार्शल जो पर्सन होता है वो होता है। अब जब जो लियोज होते हैं, लियंस क्या है, उनका जो मेन फीचर क्या है? किसी भी चीज को कंटिन्यूस कंटिन्यूस प्रोसेस में रखना। लेकिन D9 चार्ट में इनका लगन जो है वो चेंज हो गया। आप लोग जानते हो D9 चार्ट होता क्या है? आप ये समझ लीजिए कि एक अगर
कोई भी चीज ले लो, उसके 3 भाग कर दो, 3 भाग कर दो, तो ये 3 भाग करके जो तीसरा, यानी कि किसी भी चीज का तीसरा हिस्सा, उसको और भी ज्यादा माइन्यूट लेवल पर, उसके अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल तक ले जाकर, ये लगन कुंडली एक तरह से आपका माइक्रोस्कोप है, आपके बारे में माइक्रोस्कोप, और हर आपके एरिया का माइक्रोस्कोप है। तो अब इनका टॉरस लगन बन के आया, तो मैंने आप लोगों को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सिखाया कि टॉरस साइन जो है वो क्या होता है। हरप्रीत, आप प्रिडिक्ट करिए अपने बारे में, ये जो आपके सामने आया, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, जरा प्रिडिक्ट करिए अपने बारे में। टॉरस तो शुक्र की राशि है, हम्म। तो मेरा ख्याल ये लियो के एंटी है। नहीं, आप ये देखो कि पहले आप बहुत कॉन्फिडेंट थे, हाँ। बहुत हाँ जी, कॉन्फिडेंट थे, पहले बहुत। बहुत ज्यादा हाँ जी। कॉन्फिडेंट थे, राइट? सिर्फ साइन से ही देख लो आप। यस। लेकिन क्या हुआ? हम्म। लेकिन अगर हम ये कहें कि टॉरस साइन क्या दिखाता है, किसी चीज की कंटिन्यूटी को दिखाता है, कंटिन्यूटी, यानी कि किसी चीज के पीछे पड़ गए ना, तो फिर पड़ गए, हटना नहीं है अब उसके पीछे से। हम्म। यस। तो मैंने जैसे बोला आपको कि बुल साइन है ये, जो नंदी, जिद्दी। नंदी भगवान जो नंदी जो थे, जो भगवान शिव के जो थे, तो उसका साइन है ये। तो क्या क्या करेंगे हम लोग कि ये इंसान धीरे धीरे बहुत मजबूत हो जाएगा, ये इतना ज्यादा अपने कामों में फोकस्ड हो जाएगा। 2 नंबर का साइन आपकी फेस वैल्यू को भी दिखाता है, फेस आपका जो होता है, ठीक है? तो अगर मैं कहूं तो इनकी लाइफ में इनका फेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाला है, अपने फेस के लिए बहुत पॉजेसिव रहते हैं, अपने चेहरे का बहुत ध्यान रखने वाले होते हैं ये लोग। जिनका भी टॉरस साइन है, सब देख सकते हो, D1 में हो, D9 में हो, उनको अपने फेस से बड़ा लगाव होता है। राहु बैठ गया अगर 2 में, तो फिर बार बार शीशे में देखते हैं लोग जाके। चंद्रमा बैठा होगा तो भी शीशे में देखते हैं जा जाके, बार बार, दिन में 1000 बार। ठीक है? तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये पढ़ रहे थे कि आपका 10वां घर आपकी मदर इन लॉ, और आपका चौथा घर आपके फादर इन लॉ, आपका 9वां घर आपके सिबलिंग्स, यानी कि आपके साला साली जो भी है उसके बारे में बताता है। तो आपके 10वें घर में देखिए कौन सा प्लेनेट है, चंद्रमा और राहु। तो मदर इन लॉ कैसी रही हैं? बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक। काफी इश्यूज थे आफ्टर मैरिज, लेकिन अब ठीक है, क्योंकि अब तो दूर ही हो गए। तो केतु है ना, केतु ने काट दिया ना। केतु क्या है? वो आपके फादर इन लॉ के साइन में बैठा हुआ है, फादर इन लॉ के घर में बैठा है। तो जैसे ही आप घर से दूर होंगे, ये दोनों से आपके इशू भी दूर हो जाएंगे, हम्म। वही पर्सन आपको चाहना शुरू कर देंगे, वही पर्सन यस। आपकी वापस से आपके बीच में उसकी अटैचमेंट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है? अब यहीं से आप चलिए कि अगर मैं कहूं आपकी मैरिड लाइफ में सूर्य बैठा हुआ है 7वें घर में, और यहाँ पे लगन कुंडली में 11 नंबर में सूर्य देख रहा है, तो मेरे को ये बताइए कि क्या ईगो जैसी चीजें रही हैं लाइफ में? हाँ जी, हाँ जी, लॉट ऑफ। लॉट ऑफ ईगोस आप में भी है, उनमें भी है। ये चार्ट किसका पढ़ रहे हैं दोनों हम? में। ये चार्ट आपका पढ़ रहे हैं ना, तो दोनों के बारे में हाँ दिखा जी, रहे हैं हाँ ना। जी, हाँ जी, हाँ ये जो जी। यस, D9 ट्रू, चार्ट दोनों है, में ही है। हाँ, मैं यही चीज आपको बताना चाह रही हूँ कि इसको हम बोलते हैं कि जो चीज दोनों चार्ट में सेम सेम दिख रही है, वो तो 100% हो गया वो काम। सूर्य जो है आपके लगन में भी बैठा हुआ है, सूर्य आपका D9 चार्ट में भी आज 7वें घर में बैठ गया, तो मतलब ईगो सिस्टम बहुत ज्यादा होगा दोनों में। कहीं ना कहीं ये पंगा जो है वो बहुत ज्यादा रहेगा, मैं ज्यादा करती हूँ, मैं ज्यादा करती हूँ, वो कहेगा मैं ज्यादा करता हूँ, ये है वो है, सो कॉल्ड कुछ भी है। ठीक है? अब आप अगर देखना चाहते हो कि आपके जो फर्स्ट चाइल्ड है, आपका जो फर्स्ट चाइल्ड है, आप अगर उसके साथ अपने उसके स्पाउस के साथ अपना रिलेशन देखना चाहते हो, तो फर्स्ट चाइल्ड कौन से हाउस से लेंगे हम? फिफ्थ। फिफ्थ फिफ्थ से। हाउस से। तो उसका लाइफ पार्टनर कौन हुआ?
उसका लाइफ पार्टनर हुआ 12th 11th हाउस। यस। तो किसी भी, मैंने जैसे बोला कि कंप्लीट कौन करता है, उस हाउस से 7वां घर। तो आपके, जो मैं कहूं कि 11th हाउस में, यानी कि आपके बच्चा, जो जो भी आपका बेटा बेटी है, उसका स्पाउस 11th हाउस के बारे में, 11th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट, उसको जो जो प्लैनेट देख रहे हैं, वो वैसा ही रिलेशन आपके साथ उसका होने वाला है। दूसरी चीज, हम लोग बहुत बार ऐसा देखते हैं कि आपका जो फर्स्ट बहू या आपका दामाद आपके साथ रहेगा नहीं रहेगा। ऐसे बहुत बारी लोग आपको पूछेंगे कि भाई मैं शादी कर रही हूँ, मेरी बहू मेरे साथ रहेगी कि नहीं रहेगी, या मैं कहूँ कि मेरा बेटा जो है मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा। तो जब भी आपके 5 और 11 का कनेक्शन राहु केतु शनि जैसे प्लैनेट्स के साथ होगा, मंगल जैसे, सूर्य जैसे प्लैनेट्स के साथ होगा, ये बच्चा आपको जा सकता है छोड़ के, क्योंकि ओके। ये हाउसेस ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे अगर आपके अकॉर्डिंग हम प्रिडिक्ट करेंगे तो 12 नंबर का साइन है, दैट इज फॉरेन। ठीक है। तो वो पहली क्या पॉसिबिलिटी दिखाता है कि पहले बच्चे का जो शादी या उसका पार्टनर है वो कहाँ से आ सकता है, फॉरेन से आ सकता है, राइट। दूसरी चीज क्या देखेंगे कि अब इसका लॉर्ड कौन है, जुपिटर। तो जुपिटर कहाँ बैठ गया, फिर से 5वें घर में बैठ गया। हम्म। ठीक है। और हाँ जी। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि मैम ये बच्चा जब शादी करेगा वो मेरे लिए कितना अच्छा रहेगा, तो मैं ये कहूंगी बहुत बहुत ज्यादा आपके लिए ये अच्छा रहने वाला है। बिकॉज जुपिटर है, जो फिर से जुपिटर 5th हाउस में बैठकर आपका बच्चा और उसका लाइफ पार्टनर ऑलमोस्ट सेम टू सेम होंगे। इसको हम बोलते हैं मेड फॉर ईच अदर, कि भाई उनका कनेक्शन जो है ना वो एक जैसे मिल जाएंगे। आपको बहुत ऐसे लाइफ पार्टनर मिलेंगे। तो जैसे ही ये बच्चा आपकी जिंदगी में आएगा, आपका जो भी बच्चे का जो स्पाउस बनके, वो आपकी जिंदगी में क्या करेगा, फुलफिलमेंट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। लेकिन इसी का अगर हम उल्टा देखें कि आपका जुपिटर मान लो राहु के साथ कनेक्ट हो जाता, आपका जुपिटर केतु के साथ कनेक्ट होता, शनि के साथ कनेक्ट होता, मंगल के साथ हो जाता, कोई भी ऐसे बनाता, तो फिर हम ये कहते कि भाई प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। ठीक है। इस तरीके से आपको देखना होता है। अब इसी में आप लोगों को, अगर आप लोग देखना चाहते हो कि आपके शादी के बाद या आपके किस बच्चे की शादी के बाद आपको क्या फायदा होने वाला है, या आपके साथ जिंदगी में सुख आएगा, दुख आएगा, क्या आएगा, ये बहुत जरूरी चीज आपको बता रही हूँ। हम लोग पंडितों के पीछे पड़े रहते हैं, हम लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पीछे पड़े रहते हैं। यही चीजें जो है वैदिक क्लियर करती है, और कोई साइंस क्लियर नहीं कर सकती इसको। आप अगर देखेंगे सेकंड चाइल्ड कौन सा है आपका, सूर्य है। सेकंड चाइल्ड सूर्य वाला हो गया ना आपका। हम्म। और वो कौन से साइन में बैठा हुआ है, मंगल के। ठीक है। तो आपका सेकंड बच्चा जो होगा वो कैसा होगा, सूर्य और मंगल क्या बनाते हैं, गुस्से वाला इंसान बना देंगे ना बहुत ज्यादा। गुस्से वाला बना देंगे कि नहीं हाँ बनाएंगे। जी। हाँ जी। हाँ अब जी। यही 7th हाउस आपके सेकंड चाइल्ड को भी दिखा रहा है, यही 7th हाउस आपके स्पाउस को भी दिखा रहा है। तो क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपका सेकंड चाइल्ड जो है वो आपके स्पाउस जैसा हो। हाँ जी, पर है नहीं, सेकंड चाइल्ड हो सकती है पॉसिबिलिटी। है ना। अब वो क्योंकि सूर्य हम्म। का जो लॉर्ड है ना, सूर्य का जो लॉर्ड है मंगल, वो उससे 12वें में जाकर बैठ गया, छठे घर में, इसलिए नहीं है। हम्म। और अगर ये मंगल का कनेक्शन सूर्य के साथ हो जाता तो वो डिट्टो कॉपी अपने फादर की निकलते। आप में से जितने भी लोगों के जो दूसरा बच्चा है या पहला बच्चा है, उसका कनेक्शन अगर कहीं पे, जैसे कि 7th का सेकंड चाइल्ड का कनेक्शन उसी हाउस के लॉर्ड के साथ होता है, तो सेम टू सेम फादर या जो बच्चा आपका है वो सेम टू सेम निकलेगा।
इससे आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन भी निकाल सकते हो, इससे आप सो कॉल्ड कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ भी। ठीक है। अब मान लीजिए कि यहीं से आपको देखना है कि अपने जो पहला बच्चा है उसका प्रोफेशन कैसा रहेगा। आपको जो मैं D9 में दिखा रही हूँ सेम ऐसे आपको D1 में भी देखना है, लेकिन D9 चार्ट आपको ज्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्शन बताता है, ये मैंने बहुत बार देखा है, हर बारी यही एक्यूरेट निकलता है। तो हरप्रीत का पहला बच्चा कौन है? गुरु है। यहाँ पे हमारा प्रोफेशन का जो हाउस होता है वो कौन सा होता है? 10वां होता है। तो 5वें घर से काउंट करिए, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इट मीन्स 3 नंबर, और 3 नंबर का यानी सेकंड हाउस का उसका प्रोफेशन का लॉर्ड किसके साथ बैठा है? शनि, और शनि के साथ। और वो 4 नंबर साइन में बैठा है। 4 नंबर साइन मदर का होता है और आपके घर का होता है। तो मे बी वो जो काम करेगा वो घर से जुड़ा हुआ करेगा, रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ कर सकता है, गाड़ियों से जुड़ा हुआ कर सकता है, ये काम कर सकता है। अगर कोई आप अपने बच्चे की लाइफ में उसकी जॉब की दिक्कत देख रहे हो तो कौन से नंबर का चाइल्ड है वो ध्यान रखिए। पहला चाइल्ड है तो वहां से छठे घर में चले जाओ। अगर आपके 10वें घर में अगर आपके 10वें घर में मैलेफिक्स है तो वो आपके पहले चाइल्ड से छठा घर पड़ता है, आपके बच्चे की नौकरी है वो, तो उसकी जॉब में भी दिक्कत आएगी। किसी को कुछ पूछना है? ये यहाँ 9th हाउस क्या बताता है D9 में? 9th हाउस आपके फॉर्च्यून को बताता है ना, आपका फॉर्च्यून जो है वो कब उदय होगा। अच्छा क्वेश्चन है। तो आपका फॉर्च्यून जो है वहां पे शुक्र बैठा है आपके लॉर्ड का, आपके लगन के लॉर्ड का। तो वो क्या बताता है? लगन का लॉर्ड ही अगर फॉर्च्यून हाउस में बैठा है तो शुक्र जो है वो आपके क्या दिखाता है? वेल्थ को दिखाता है। ठीक है। तो वो 10 नंबर साइन में बैठा हुआ, 10 नंबर साइन क्या होता है? हार्डवर्क का होता है, स्टेटस का होता है। शुक्र जो है वो आपके पार्टनर को डिनोट करता है। तो शादी के बाद या जब भी आप रिलेशनशिप में जाओगे तो आपका भाग्योदय होगा, लेकिन हार्डवर्क के साथ होगा क्योंकि 10 नंबर साइन। राइट। या राइट। हमने जो चीजें ये देखी हैं उसमें कितने % आपको हरप्रीत ये ठीक लग रहा है? 95% तो ठीक ही है। गुड। तो इस तरीके से आप लोगों को अपने चार्ट में हर तरीके का जो वो चीजें हैं वो निकाल के देख सकते हो। हर चीजें आप एक चार्ट से ही इसको, अब इसका और आसान तरीका बता देती हूँ आपको। हमने क्या करना है कि जब आपको किसी भी इंसान के बारे में जानना है तो आपको जस्ट उस हाउस को क्या करना है? लगन में लेकर आना है। जैसे मान लीजिए आपको अपने किसके बारे में जानना है? स्पाउस के बारे में जानना है। तो आप क्या करोगे? अपने 7th हाउस को लगन में ले आइए और उसके विद रिस्पेक्ट देख लीजिए। 8वें घर में मैलेफिक है तो ये इंसान शादी के बाद प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ससुराल के साथ। छठे घर में अगर आपके दिक्कत आ रही है तो जॉब में आपके स्पाउस की दिक्कत आएगी ही। वो किस वजह से आ रही है ये क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि आपको अपने बच्चे के बारे में देखना है कि मेरा बच्चा जो है वो परेशान हो रहा है तो उसकी लाइफ में क्यों ऐसे इश्यू चल रहे हैं। तो आप पहला बच्चा है तो उसको 5वें घर को लगन में ले आइए और उसको रोटेट कर दीजिए। उसके विद रिस्पेक्ट आप देख लो उसको किस भाव से जुड़ी हुई समस्या के बारे में आपको देखना है। सो आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, और इसके लिए बहुत परेशान होते रहते हैं हम लोग। तो आज के बाद जितने लोग भी सास ससुर देवर जेठ इन लोगों से परेशान है मत होइए, अपनी रेमेडी करिए, एवरीथिंग विल बी ओके। ठीक है।
किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हो, नहीं तो मैं क्लास जो है वो ओवर कर दूँ। और जिनको वैदिक सीखना है वो लोग जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कर लीजिए, क्योंकि 2-4 दिन ही है। और फिर हम ये इसको डीपली, और इसमें कोई लेवल नहीं है, ये पूरा कंप्लीट कोर्स होगा। और इसको आप लोग चाहें तो मंथली पे कर सकते हो, हम लोगों ने इस बार इसको खोल दिया है कि मंथली पे कर सकते हैं। ठीक है। यस सर बताइए, वामन सर बताइए। आपने हैंड रेज किया था क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, सारिका बताओ। मैम मेरा ये कहना है कि सपोज अगर D1 में भी कोई प्लैनेट नहीं हुआ और D9 में भी प्लैनेट नहीं हुआ, किसी में भी समझ लो कि जैसे सास का हो गया या बच्चे का हो गया, किसी का भी हो गया, तो फिर हम क्या राशि से वो करेंगे, हाँ या जी, मतलब ये देखेंगे कि राशि उसका को लॉर्ड लेंगे। कहाँ बैठा है? यस, पहले राशि को लेंगे, राशि को लेकर फिर उसके बाद आप जो है उसके प्लेसमेंट देखेंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या देखेंगे कि इसको नक्षत्र बेस पर भी हम लोग इसको प्रिडिक्ट करना सीखेंगे ना, कि नक्षत्र बेस पर कैसे ओके प्रिडिक्ट कर ओके। सकते हो। फिर इसको आप तो हम्म। हो कोर्स में, आपको तो कोई टेंशन लेने की जरूरत हाँ नहीं। हाँ। तो लेकिन फिर नहीं। भी अगर नहीं है प्लैनेट वहां पे, तो उस हाउस को देख कौन रहा है? कि मान लो कि 10th हाउस खाली है, लेकिन फिर भी हम्म सास से बहुत परेशानी है, 24 घंटे कलेश हम्म। है। तो आप देखिए कहीं चौथे में मंगल तो नहीं बैठा हुआ, ओके वो भी तो समझ गई। परेशान करेगा ना। एस्पेक्ट कहाँ से आ रहा है? हम्म हम्म। तो एस्पेक्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है भाई। अगर वहां पे कोई बंदा देख रहा है, वो तो और भी खतरनाक हो जाता है। यस मैम। कि एक घर में अगर कोई मालिक बैठा है तो चलेगा, लेकिन एक घर में मालिक ही गायब हो गया और उसको, उस घर को तो फिर कोई भी एक्वायर कर सकता है ना। यस मैम यस मैम। ये चीज है। थैंक यू मैम थैंक ओके ओके। हाँ जी सर बताइए। मैडम पूछना था ये कि अगर गोचर में हम देखते हैं आज के पंचांग विचार के आज के जो ग्रह के पोजीशंस देखकर उसको अगर D1 या D9 से कैसे कोरिलेट करेंगे? बिल्कुल सेम कर एज सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल D1। 100%। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। मेरे को पहले, मैं D1 में पहले, मैं तो सीधा ही, वैसे मैं बताऊं तो बताना नहीं चाहिए, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें कई लोगों का विरोधाभास है इसमें। कई लोग कहते हैं कि भाई सीधा क्यों D9 में चले जाते हो। मैं कहती हूँ सीधे जाने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है उसमें? आप जितनी भी दशाएं हैं, जितनी हाँ। भी दशाएं हैं, आप सभी की सभी जो है वो लगा के D9 में देखिए। आपकी शादी D9 के 7th हाउस के, 1st हाउस के, 12th हाउस के प्लैनेट की दशा में हुई है। चेक करके देख लेना। आपका पहला बच्चा D9 के 5th हाउस के, 7th हाउस के, ठीक है, 9th हाउस के, या आपके लगन के टाइम पे ही आपका बच्चा हुआ है। तो आपकी जिंदगी में अभी रिसेंट जिनको भी दिक्कत आ रही है, कोई भी दिक्कत एरिया से आ रही है, तो आप देख लो। अगर अगर किसी के प्रोफेशन में आ रही है तो 10th हाउस में दिक्कत होगी वहां पे। आप देखना वहां पे गोचर का प्लैनेट कोई ना कोई उस हाउस को देख रहा होगा, कोई ना कोई उसको टच कर रहा होगा, ट्रिगर कर रहा होगा उसको, इसलिए परेशानी आ रही है। बहुत थैंक यू मैम। आसान है। थैंक यू। थैंक यू। चलिए ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। और तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? श्वेता जी बताइए। मैम ये कोर्स कितने दिन का है और चार्जेस क्या है, ये इसके बारे में कुछ बता दीजिए, इसमें क्या क्या सिखाया जाएगा? मैम इसमें ना A to Z है, इसका नाम ही मैंने 0 to Hero लिखा है। इसका कोर्स का नाम ही 0 to Hero रखा है। जो भी प्रोफेशनल बनना चाहते हैं इसमें वैदिक में, वो सारा ही कॉन्सेप्ट इसमें कराना है मेरे को, एक भी चीज नहीं छोड़नी। चाहे षोडश वर्ग हो, चाहे आपके जिसको कहते हैं कि जितने भी योगास जिसको हम बोलते हैं, वो सारे पढ़ेंगे। D9 चार्ट को और ज्यादा हम लोग, और महादशाओं को। आप लोग अपनी लाइफ में जितने लोग भी परेशान होते हो, मैं आपको अगर टाइम मिला नेक्स्ट किसी दिन, जो लोग एनरोल करेंगे उनका तो ठीक ही रहेगा, लेकिन आप लोगों को मैं हिंट दे देती हूँ। आप लोग हमेशा सोचते हो कि हमें अपनी लाइफ में किस टाइम पे सबसे ज्यादा राइस मिलेगा, सबसे ज्यादा हमें अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा जो श्वेता जी आपका क्वेश्चन बीच में ही छूट गया। आप प्लीज व्हाट्सएप पर मेरे से कंटेंट ले लीजिए, ठीक है? उस पे मैं सारा शेयर कर दूंगी, वो देख लीजिए आप, ठीक है?
कोर्स जो है वो कम से कम 3 से 4 महीने चलेगा। क्लासेस 2 दिन रहेंगी हफ्ते में। जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं एक्स्ट्रा ले लेती हूँ बीच में। ठीक है। तो आप लोग जब देखते हो ना आपकी लाइफ में महादशाएं, दशा कौन सी खराब चल रही है, आप अभी के अभी चेक कर लो। सभी लोग, जितने भी लोग परेशानी में हैं, वो अपना D9 चार्ट उठाना, और ये दशा का जो प्लैनेट है उसकी हालत देखो जरा D9 चार्ट में, आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है। 1 मिनट में कहानी समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है। मेहनत नहीं करनी हमने, मेहनत नहीं करनी होती, हमें शॉर्टकट चाहिए होता है। शॉर्टकट कुछ नहीं है एस्ट्रोलॉजी में, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक चार्ट को हम लोगों को कुछ देने के लिए लोगों को बहुत ज्यादा, कई बार वो लगता है कि आप तो बहुत ज्यादा पैसे लेते हो, आप तो जी लूट रहे हो। यहाँ तक भी मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं। तो मैंने सबको बोला है कि भाई 1100 से शुरू किया हुआ है हमने कंसल्टेशन। अब इससे ज्यादा क्या तुम्हें फ्री में देने का तो कोई फायदा है नहीं। मैं तो फ्री में भी देती रहती हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन बात पता क्या होती है, बात ये है कि आप खुद से करिए। मैं तो चाहती नहीं कोई कंसल्टेशन ले, लेकिन सब लोग एस्ट्रोलॉजी भी नहीं कर सकते, ये भी मैं आपको बता दूं। सब लोग नहीं कर सकते। ज्यादातर लोगों को अपनी कंसल्टेशन लेनी चाहिए, और लेकर अपनी लाइफ को एक बार अलाइन कर लो। जो परेशानियां है वो एक बार सॉर्ट कर लो बैठ के। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हम आप एस्ट्रोलॉजी में मेहनत कर सकते हो तो करिए। किसी दिन मैं क्लास जरूर लूंगी जिसमें मैं बताऊंगी एस्ट्रोलॉजी पढ़ कौन सकता है, और बिल्कुल भी नहीं पढ़नी चाहिए कई लोगों को। तो आपके, इसीलिए आपको इन चीजों की जब समझ नहीं होती, तो इसीलिए हम लोग जगह 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 ना जो है वो हम लोग फिरते रहते हैं, या हमें वो नहीं मिलता है। ठीक है। सो आई होप सो इस क्लास के बाद आप लोगों को काफी चीजें समझ में आई होंगी, और इसको लगा के देखिए, फिर देखते हैं। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, खुश रहिए हमेशा।